Hello, sir. Assalamu alaikum. Warmly welcome back. So, just let me reconfirm our voice is clear and the screen is quite visible. Yes, sir. Yes. It's okay now. It's okay now. Yes. Perfect. So, I just created a kind of a practical example where we can have a solid discussion, inshallah. Why we need a CSC program and what is the role of standby man and how the project can be executed and delivered Excuse me. more safely. Hello? Hello. Excuse My me. voice is clear? Yes, voice clear. But can you explain to Hindi also? This belongs to I Hindi. think some internet issue is from your side, or might be you are at the remote site, or what exactly is your location? No. What I'm saying, some of the candidates from Hindi. Can you explain a little bit Hindi also? Yeah, okay. Perfect. No issue. मैं बिल्कुल हिंदी में भी जो है ना वो बात कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने इसीलिए थोड़ा पूछा भी था। क्योंकि हम लोग हिंदी में भी इंग्लिश वाला भी है, तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, अगर नहीं कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू। Okay, it's okay. Both languages can be used, no worries. Okay, thank you. Okay, so we're talking about a practical example. एक practical example पे हम लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह कंफाइंड स्पेस में कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, या कोई भी मतलब अगर हम कंफाइंड स्पेस में एंटर होना चाह रहे हैं तो उसमें जो कंफाइंड स्पेस एंट्री का वर्क परमिट है, किस तरह ये सारी चीजें। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आई पुट वन प्रैक्टिकल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। और इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में अगर आप देखें तो ओनली वन पर्सन इज वर्किंग इनसाइड द कंफाइंड स्पेस। ओके, अब इस एक बंदे को अंदर भेजने के लिए, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मुकम्मल करवाने के लिए पूरा पीटीडब्ल्यू सिस्टम जो है, उसके जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, ऑल स्पेशली रिलेटेड टू सऊदी अरामको, वो फॉलो की गई है और करनी पड़ेंगी इफ वी वांट टू कीप दैट जेंटलमैन सेफ। इमेजिन कि अगर यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो जो सफोकेटेड इन्वायरमेंट है, मे बी विद इन 2-3 मिनट्स इट कैन मेक दैट जेंटलमैन अनकॉन्शियस, राइट? इसी तरह इफ वी टेक अनदर एग्जांपल, एक और मिसाल लें, तो अगर इस कंफाइंड स्पेस में भेजने से पहले गैस टेस्टिंग ना की गई हो, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप परमिट इशू करने से पहले भी ऑथराइज गैस टेस्टर से पूरी गैस टेस्टिंग करवाएं, जिसमें वो ऑक्सीजन लेवल बताए, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताए, एलईएल का लेवल बताए, लोअर एक्सप्लोसिव एलिमेंट, और इसी तरह वो जो है प्लस H2S के बारे में, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बताए। तो एटलीस्ट 4 एलिमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, ऑक्सीजन एंड एलईएल, एटलीस्ट ये 4 एलिमेंट को ऑथराइज गैस टेस्टर लाजमी बताए बिफोर इशूइंग द परमिट, जो कि परमिट का हिस्सा भी है, और रैमको भी परमिट साइन नहीं करेगा until you have all these authorized gas testing readings and all। उसके बाद जो जब आप पहली बार एंटर होंगे तो डेफिनेटली फिर आपको गैस टेस्टिंग की जरूरत है। तो एक पूरे मैकेनिज्म से गुजरते हुए हम एक बंदे को जो है वो सेफली एंटर कर रहे हैं, ताकि किसी भी लेवल पे, इमेजिन कि अगर हॉट वर्क चल रहा है तो एलईएल नीड टू बी मेंटेन एट 0%, बिकॉज above than 0% LEL no hot work is allowed। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 0% से ऊपर LEL जब भी होगी, हॉट वर्क हम कंफाइंड स्पेस में अलाउ नहीं कर सकते। ये मैं प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जब भी टाइम मिले यू कैन रिफ्रेश योर नॉलेज। लेकिन अदर देन दिस, ट्राई टू कीप इन योर माइंड कि जब भी LEL 0% से ऊपर होगी, हॉट वर्क इज नॉट अलाउड इन अ कंफाइंड स्पेस, कि हॉट वर्क की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है।
और उसकी बहुत बड़ी वजह है, जो मतलब आपको पता है कि फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लेवल, टेक अनदर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन का लेवल 23.5% से ज्यादा है, अगर ऑक्सीजन का लेवल 23.5% से ज्यादा है, तब भी हम हॉटवर्क को छोड़े, हम कंफाइंड स्पेस में किसी भी काम की परमिशन नहीं देते जब तक कि वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो 23.5% से नीचे और नॉर्मल रेंज में ना लेके आए। इसी तरह अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो बिलो 35 ppm हम 8 घंटे तक विदाउट स्काबा अलाउ कर सकते हैं, लेकिन 35 से 1000 ppm तक डेफिनेटली हमें स्काबा के साथ जाना पड़ेगा। और आपने अगर देखा हो तो इस बंदे ने स्काबा नहीं पहना हुआ, डेट मींस के कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बिलो 35 ppm मेंटेन की जा रही है थ्रू वेंटिलेशन ऑल्सो। इसी तरह अगर हम बात करें H2S की तो बिलो 10 ppm, क्योंकि 10 ppm से ऊपर जब जाएगी बात तो फिर हम स्काबा चाहिए होगा। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि बड़ी एक साइलेंट किलर है और पॉइजनस गैस है, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, तो उससे भी बचाने के लिए ये मेंटेन किया गया है किसी तरीके से, ये जो है वो बिलो 10 ppm बल्कि 0 ppm पे उसको भी, ताकि एल को 0 पे जब लेके आना है तो तमाम अदर टॉक्सिक गैसेस को भी 0 लेवल पे लेके आना पड़ेगा, अगर वो फ्लेमेबल है। अगर एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है फिर तो और ज्यादा जरूरी है। सो एल को 0% पे मेंटेन करने के लिए वी डू क्लीनिंग, वी डू स्टीमिंग, वी डू पर्जिंग, वेंटिलेशन, पूरा हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं। टेक्निकलिटी है ये सारी, लेकिन इसमें तमाम इंजीनियर और पूरी टीम इन्वॉल्व है जो कि ये सारा काम कर रही होती है, जस्ट टू मेक श्योर कि जो बंदा अंदर है वो किसी तरीके से भी हर लिहाज से सेफली जॉब को एग्जीक्यूट करे एंड देन ही शुड कम आउट। और यहाँ पे अगर आप देखें जो स्टैंड बाय मैन है वो एंट्री पॉइंट पे खड़ा है और इधर ही खड़ा रहेगा, 5 मिनट के लिए भी ये जगह नहीं छोड़ेगा। और इसका भी सर्टिफाई होना बड़ा जरूरी है। जैसे आपने आज की इस ट्रेनिंग में, क्योंकि ये तीनों ट्रेनिंग मतलब क्रॉस फंक्शनल है, तो डेफिनेटली स्टैंड बाय मैन पे भी बार बार बात हो रही होगी। जो स्टैंड बाय मैन है ये 5 मिनट के लिए भी जगह नहीं छोड़ेगा अनटिल के परमिशन मतलब दी जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये फिर भी थर्ड पार्टी सर्टिफाइड बंदा होना चाहिए। इसी हेलो तरह, गुरु, इसी तरह हाँ ज्वाइन करा। द पर्सन हु इज गोइंग इनसाइड, उसका भी सर्टिफाई होना बड़ा जरूरी है। जो बंदा मतलब अंदर गया है उसका भी सर्टिफाई होना अपनी जॉब के लिए। अगर ये वेल्डर है तो क्वालिफाइड सर्टिफाइड वेल्डर होना चाहिए, एक्सपीरियंस वेल्डर होना चाहिए, और अरामको से अप्रूव्ड भी हो। अगर प्रोजेक्ट में अरामको ने अपनी बिडिंग रिक्वायरमेंट में अगर ये सारा कुछ लिखा हुआ है या जो एग्रीमेंट आपके साथ साइन हुआ है उसमें जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स अरामको ने साइन की है आप लोगों के साथ, वो आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप देखें तो इमरजेंसी प्लान एंड प्ले कि पूरा मतलब सिस्टम अलार्म होन हर चीज, ताकि किसी भी लेवल पे अगर कोई मसला हो तो इमीडिएटली जो है वो देखिए, 3 किस्म के अलार्म है कि फिक्स अलार्म सिस्टम है, पोर्टेबल है, और हम T40 रैटलर भी दे रहे होते हैं कि ताकि पॉकेट मॉनिटर के तौर पे, just to make sure कि if there is any problem, immediately the alarm should give bell and immediately the gentleman should be aware that there is something dangerous here and they have to come out. इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कन्फाइंड स्पेस के प्रोजेक्ट्स में कि यू आर फुली एम्पावर्ड, हर बंदा जो है वो फुली एम्पावर्ड है टू से नो और टू स्टॉप वर्क। जो स्टॉप वर्क अथॉरिटी है सऊदी अरामको की वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जिस बंदे को भी कोई अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन या ऐसी कोई रीजन मिलती है जो एक्सीडेंट की तरफ लेके जा सकती है, फॉर दैट रीजन यू आर फुली एम्पावर्ड टू स्टॉप वर्क। तो स्टॉप वर्क अथॉरिटी प्रोग्राम जो है वो भी इसमें पूरा मतलब अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर इंप्लॉय को इस पे एम्पावरमेंट दी जाती है। अब अगर मजीद इसी कन्फाइंड स्पेस को आप फर्दर एवेल्यूट करें तो एक लाइफ लाइन टू सेफ्टी हार्नेस ये भी लगाई गई है कि अल्लाह ने करे अगर स्टिल समथिंग हैपन टू द जेंटलमैन, बट एटलीस्ट लाइफ लाइन के जरिए, सेफ्टी हार्नेस के जरिए इस बंदे को रेस्क्यू करने में भी आसानी होगी।
अब अगर आप मजीद थोड़ा टेक्निकली अगर नोट करें तो गैस एंड फ्यूम स्पेक्टर लगाया हुआ है कि यहाँ से जो फ्यूम बिल्ट इन हो रहे हैं, you know, during this welding process, whatever the fumes are built in, automatically they are going through the extractor outside. अब ये जो outside fumes हैं ये भी under permissible limits होने चाहिए. जो PME प्रेसिडेंसी ऑफ एनवायरमेंटल मेट्रोलॉजी ऑफ सऊदी अरेबिया, जो अरामको का ईपीडी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिवीजन, दे कैन वॉच इवन दोज गैसेस एंड फ्यूम्स आल्सो, जो कि एक्सट्रैक्शन सिस्टम से कलेक्ट करके बाहर हवा में दिए छोड़े जा रहे हैं, तो वो भी अंडर परमिसिबल लिमिट्स होने चाहिए, जो कि जिसके स्टैंडर्ड अरामको के पास भी और पीएमई की वेबसाइट पे भी आपको मिल सकते हैं कि आपके किसी भी प्रोसेस से मतलब ना तो एनवायरमेंट डैमेज हो, ना किसी बंदे को नुकसान हो, ना एसेट्स को डैमेज, मतलब किसी लेवल पे एसेट्स भी डैमेज ना हो, तो ये बेसिकली, और आपका बिजनेस भी सिक्योर है। इसलिए मैं हमेशा आई ऑलवेज टेल कि सेफ्टी इज योर बिजनेस कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट। आप बिजनेस का एक प्रोजेक्ट भी नहीं ले सकते अनलेस कि आप बताएं कि जी आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट फुल एक्टिव है एंड दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग during the site operations and everything. You know, that's what the guarantee Aramco required. What I mean is कि विदाउट सेफ्टी डिपार्टमेंट अब अरामको में बिडिंग में भी नहीं जा सकते। सो अगर बिडिंग में इतनी अहमियत है तो लेटर ऑन कितनी अहमियत होगी इस सेफ्टी सिस्टम की और सेफ्टी जो भी आपकी लीडरशिप टीम है। और ये बड़ा जरूरी है, जैसे somebody highlighted कि there must be a solid coordination and teamwork if we really want to achieve safety goals or targets or KPIs, whatever we agreed with our clients or imposed already by the legal authority, because safety is a legal requirement. तो इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आपको ये जरूर समझ आ रही होगी कि बगैर प्लान के हम इस तरह के प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए सीएससी प्रोग्राम बड़ा जरूरी है। उसमें हम प्रोएक्टिवली हर फैक्टर जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इवन जब हम फर्दर सीएससी प्लानिंग में जाते हैं तो हम पीपीस क्या और फॉर्म्स क्या, प्रोसीजर्स क्या, इमरजेंसी से रेलेवेंट जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, क्योंकि हर प्रोसेस की तीन ही डोमेन्स है ना, कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो इन तीनों डोमेन्स में वी विल डेफिनेटली लुक इनटू कि क्या क्या चाहिए सेफ्टी पर्सपेक्टिव में, एंड दैट मस्ट बी कंसीडर्ड प्रोएक्टिवली। इसीलिए प्रोग्राम जरूरी है, सीएससी प्लान जरूरी है, और दैट इज द रीजन कि एक टीम वर्क जिसमें इश्यूअर अपना रोल प्ले करता है, परमिट रिसीवर अपना रोल प्ले करता है, सीएससी सुपरवाइजर मस्ट आल्सो बी अवेलेबल, स्टैंड बाय मैन जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफाइड भी होना चाहिए, उसका होना भी बड़ा जरूरी है। जो बंदा इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो वो क्वालिफाइड हो, सर्टिफाइड हो। दिस इज हाउ द थिंग्स कैन मेक मोर सेफर। और इस वजह से भी अरामको आपको ज्यादा पे कर रहा होता है, ताकि आप जो एचएससी की, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स सऊदी अरामको ने मेंशन की हुई है अपने सिस्टम में, एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्टर उनको तो रिस्पेक्ट देना। बाकी तो दे नो रियली वेरी वेल के जी आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हम मतलब जब अरामको हमें देख रहा होगा तो हम बड़े एक्टिव होंगे, जब अरामको के लोग नहीं देख रहे होंगे तो हम उतने केयरलेस भी होंगे। दे नो वेरी वेल, लेकिन व्हाट दे एक्सपेक्ट इज कि कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो वायलेट ना करें, क्योंकि वो अगर वायलेट करेंगे तो फिर डिजास्टर है, फिर चांसेस जो हैं इंसिडेंट्स के, एक्सीडेंट्स के बढ़ जाएंगे। अब इसमें मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, इवन दो कि मैं ये सारी चीजें शेयर भी करूंगा, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो टेबल है इसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं अपने नोटिस बोर्ड पे, जस्ट फॉर द अवेयरनेस ऑफ योर टीम मेंबर, कि जो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं गैस टेस्ट में वो कौन कौन से हैं, और जिन पे हम फर्दर डिस्कस भी मजीद कर लेते हैं। कि जैसे कंबस्टिबल गैस वेपर्स हैं कि एनी रीडिंग अबव 0% एलईएल, नो वर्क अलाउड। एक तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि एनी रीडिंग अबव 0% एलईएल, नो हॉट वर्क अलाउड confined space में, स्पेशली 5% to 10% एलईएल ब्रीथिंग apparatus must be used, लेकिन हॉट वर्क नहीं हो सकता, कोल्ड वर्क। दैट मीन्स अगर कोल्ड वर्क हो रहा है तो 5 to 10% एलईएल पे हम कोल्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन ब्रीथिंग apparatus के बगैर नहीं कर सकते। वी नीड स्काबा, एससीबीए और साबा सप्लाइड ब्रीथिंग apparatus, और उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये स्काबा क्या है और साबा क्या है। 10% एलईएल और अबव
अगर 10% LEL है या इससे ऊपर है तो नो वर्क अलाउड, ये भी हमें जहन में रखना पड़ेगा. That's what we are talking about combustible gases vapors. Any reading above 0% LEL, no hot work allowed. 5 to 10% LEL, breathing apparatus or SCABA or SABA is mandatory, but only for cold work. 10% LEL or above, no work is allowed. That's all we need to bear in our mind. Now, another phase is H12, another important element, or that is the monster, the silent killer. A lot of incidents are still happening within oil and gas or the high hazardous industries. ये बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं सिर्फ H2S की वजह से, क्योंकि ये ऐसी टॉक्सिक और पॉइजनस गैस है जो इन सेकंड बंदे को खत्म कर सकती है. सो इसके भी रेगुलेशंस बड़े सीधे हैं कि 10 ppm अबव, अगर 10 ppm और अबव है so breathing apparatus must be used. That we need to bear in our mind. इसी तरह अगर 10 ppm to 100 ppm है so division head must sign the permit. That is another important point. 100 ppm or above, no worker confined space entry allowed. Now any one of you can tell what is ppm? Parts per million. Okay, so that means के ये is kind of a unit to measure toxic gases like H2S or others. इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसको भी ppm में, तो ppm parts per million. So below 10 ppm for 8 hours, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Below 10 ppm for 8 hours without SCABA is allowed to work, but still as a trainer sometimes I recommend you need to check the medical history of the gentleman you are allowing to work even below 10 ppm. कि उसको कोई एस्थमा ना हो, कोई ब्रीदिंग इश्यूज ऑलरेडी ना हो, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, सो हेल्थ लेवल फिर भी एवेल्यूट करना पड़ेगा. और जो टीएलवी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू के पहले उसने कितने घंटे और कितने साल एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काम किया हुआ है, दैट्स आल्सो नीड टू बी evaluated before we allow somebody to work even below 10 ppm. लेकिन आइडियल ये है कि H2S 0 ppm पे हो, और जब हॉट वर्क हमने अगर करना है कन्फाइंड स्पेस में तो फिर इसका 0 ppm होना इसलिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि हमने LEL को 0% पे मेंटेन करना, जो लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है. और H2S की जो LEL है अपनी, इसकी अपनी जो LEL है वो 4.3%, अगर आप याद रख सकें. H2S की जो अपनी लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है वो 4.3% है, और जो UEL है अपर एक्सप्लोसिव लिमिट ऑफ H2S वो 46% है. अगर आप नोट करना चाहें या याद रखना चाहें, ये इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल. उसके बाद 100 ppm और अबव पे, जैसे मैंने पहले भी बता दिया है कि नो वर्क इज अलाउड. और इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो अगर आप नोट कर लें तो 260 डिग्री सेल्सियस, ये इसका फ्लैश पॉइंट कह लें या ऑटो इग्निशन पॉइंट के जिसपे ये ऑटोमेटिकली इट कैन स्टार्ट बर्निंग. और ये H2S ऐसी एक समझ लें कि एक ऐसा एलिमेंट है कि जो जलते हुए भी एक और टॉक्सिक गैस मतलब बना रही होती है, जो मैं ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा बिकॉज वी आर नॉट हियर टू डिस्कस केमिकल इंजीनियरिंग. लेकिन इतना ध्यान में रखें कि इस गैस के बारे में यू हैव टू गेट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, और आपका जो ऑथराइज्ड गैस टेस्टर है वो लाजमी बताए, मतलब बिफोर इश्यूइंग द परमिट भी वो सारी इसकी रेटिंग बताए, बिफोर फर्स्ट एंट्री भी वो लाजमी डबल चेक करके कि ये अभी भी 0 पे है या वट एवर द कंडीशन इज, उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेक द फर्दर एक्शंस. इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो लेस देन 20% breathing apparatus must be used and division head must sign the permit. ये also ये दिस इज अनदर पॉइंट जो कि ज़हन में रखना पड़ेगा कि लेस देन 20%. ये रैमको का स्टैंडर्ड कह रहा है. जो ओशा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए है वो कहते हैं कि 19.5% मिनिमम. लेकिन अमेरिकन एंड सऊदी अरेबियन कंडीशंस आर डिफरेंट, एंड अरामको नो डाउट कि sometimes they take some standards from OSHA, so in that context they realize minimum 20% and maximum 23.5%. So less than 20% और above than 23.5% दोनों केसेस में हैजर्ड्स हैं. और उसकी कंडीशन अरामको ने ये बताई है कि अगर लेस देन 20% में स्टिल यू आर
allowing your people to work, then make sure you have breathing apparatus must be used, and division head must also sign the permit. इसी तरह above than 23.5% and no work allowed. Can anyone tell why above than 23.5% no work is allowed? What is the technical reason behind? Any one of you, please. You can unmute. Because it is flammable gas. Okay, so that means more chances of fire or explosion, Yes. right? Maybe it will happen explosion. एग्जैक्टली अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा हैजर्ड कौन सा है, तो वो फायर एंड एक्सप्लोजन ही निकले, और फायर से भी ज्यादा एक्सप्लोजन है कि मतलब यू हैव नो आइडिया कि कब जो है वो चीजें आउट ऑफ द वे चली जाएंगी और अनकंट्रोल्ड पैटर्न पे, जैसे अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स स्टिल हैपन, कि समझ ही नहीं आती कि कौन सा ऐसा मतलब एरिया इग्नोर हो गए एंड देन द डिजास्टर इज देयर। और जब हम निबोश पीएसएम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट पढ़ा रहे होते हैं, तो हम उसमें पिछले 200 साल के ऑलमोस्ट जितने भी प्रोसेस इंडस्ट्री के हाई हैजर्डस इंडस्ट्रीज के जो मेगा इंसिडेंट्स हैं लाइक भोपाल इंडिया ही, तो हम वो बड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे मामूली सी गलती कहाँ से कहाँ ले जाती है। आपकी मामूली सी नेग्लिजेंस या किसी भी सेफ्टी रेगुलेशन को इग्नोर करना, वो कहाँ से कहाँ उस कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दैट इज व्हाई यू नो इन प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट और निबोश पीएसएम पे मैं बड़ा इंकरेज करता हूँ कि जो लोग भी ऑयल एंड गैस में काम कर रहे हैं, दे मस्ट ट्राई कि इंस्टेड ऑफ निबोश आईजीसी दे शुड गो फॉर निबोश पीएसएम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें इन डेप्थ आपको बड़ा डीप नॉलेज मिलता है कि किस तरह आप माइक्रो लेवल पे सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, एक्टिविटी वाइज, प्रोसेस वाइज, मटेरियल वाइज, एरिया वाइज, मशीन वाइज, बिकॉज प्रोसेस में उसकी सारी इनपुट पे भी आप स्टडी कर रहे होते हैं और प्रोसेस में भी इटसेल्फ, एंड देन यू आल्सो फोकस ऑन आउटपुट कि वो भी सेफली मैनेज किए जाए और सेफली उसको हैंडल किया जाए। So I always encourage people to go for Nibosh PSM if you are working in chemical industries or oil and gas or like high hazardous industries. Otherwise, Nibosh IGC is still working क्योंकि वो जनरल इंडस्ट्री में फिर भी आपको चले एक नॉलेज मिल रहा होता है, लेकिन निबोश आईजीसी जो है वो आपको प्रैक्टिकली मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक ले आता है एक ऐसी स्टेज पे कि जहां यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज सेफ्टी इज ऑल अबाउट। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आपको ग्राउंड पे जाके ही, जो चैलेंजेस है डे टू डे सेफ्टी पर्सपेक्टिव में, वो आपको फील्ड में ही फेस करने पड़ते हैं और डे टू डे रिजॉल्व करने पड़ते हैं, और हर दिन नया सिनेरियो सामने आ रहा होता है किसी न किसी फेज में। But anyway, above than 23.5%, we don't allow work, especially in confined spaces. Now, carbon monoxide, 35 ppm to 1000 ppm, breathing apparatus must be used. That means below 35 ppm for 8 hours without scaba we can allow. But 35 to 1000 ppm, we need scaba or saba, like self-contained breathing apparatus or supplied air breathing apparatus. Or 1000 ppm or above, no confined space entry allowed. So gentlemen, these are very much straightforward rules, और इसमें I always encourage कि आप इसी पेज को, जब मैंने ये आपके साथ शेयर करना है, तो आप इसी पेज को प्रिंट करके, like after removing even my signatures and all, just ये जो टेबल है you can display on notice boards or wherever you want, just for the awareness of your people. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑथराइज गैस टेस्टर को पता हो, हर बंदे को ये जो टेक्निकल थोड़ा बहुत नॉलेज है ये जरूर होना चाहिए, जो बंदे भी कन्फाइंड स्पेस में आपको सर्व कर रहे हैं आपकी कंपनी को, आपके प्रोजेक्ट। अगर हम नटशेल में बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ब्रीथिंग apparatus है, व्हेन शैल वी यूज कंटिन्यू? Breathing apparatus shall be continuously worn if oxygen is less than 20%. Flammable gases are at or above 5% and less than 10% LDL. Carbon monoxide is at or above 35 ppm or less than 1000 ppm.
H2S is at or above 10 ppm and less than 1000 ppm. And other toxic gases are above the TLV or at the below IDLH level. Anybody have an idea what is IDLH? Any one of you, please. IDLH stands for what? Immediately dangerous to life and health. Perfect, Marshall. Perfect. Excellent. Yeah. So you can note down the IDLH of every toxic gas or chemical is entirely different. Like if you take an example of H2S, if somebody asks what is IDLH value of H2S, so just remember 100 ppm. Okay. अगर कोई भी आपसे H2S के IDLH लेवल का पूछता है, इसी तरह डिफरेंट केमिकल्स अगर आप गूगल करें तो आपको तमाम केमिकल्स गैसेस हर एक का IDLH लेवल वो एक टेबल की फॉर्म में आपको मिल जाएगा. इट्स ऑल डिपेंड्स कि यार आप कितना सीखना चाहते हैं, बिकॉज नॉलेज इज ऑल स्प्रेड अप. इट्स अप टू यू कि आपने अपनी नीड के मुताबिक कहाँ से कितना नॉलेज लेना. लेकिन आई रिपीट अगेन कि जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज. बिकॉज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ये तो डे टू डे हमें मिल रही है, लेकिन जो हमारा आपस का एक्सपीरियंस है वो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू शेयर टू ईच अदर. इसलिए जब भी आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को या अपने सब जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको लेके चलें तो अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लाजमी दें कि हाउ यू आर मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर एरिया. एनी आइडिया व्हाट इज टीएलवी? Any idea to anyone, please? What is TLV? So it's a threshold limit value. Okay. We have TW, time weight average, and we have TLV, thresh limit value. अब इस पे भी आप पूरा टेबल ले सकते हैं टॉक्सिक गैसेस का कि कौन सी जो है वो उनका TLV लेवल किस टॉक्सिक गैस का क्या है. ये भी आपको काफी हेल्पफुल करेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर टू द इनविजिबल एनिमीज, क्योंकि ज्यादातर ये टॉक्सिक गैसेस दे आर इनविजिबल. अब अगर हम कन्फाइंड स्पेस एंट्री की बात करें तो इट्स नॉट परमिटेड इफ एटमॉस्फेयर इज जीरो, लाइक ऑक्सीजन इज अबव 23.5%. दैट मींस एंट्री इज नॉट परमिटेड. फ्लेमेबल गैसेस एट और अबव 10% LEL. अगर ऑक्सीजन लेवल 23.5% से ज्यादा है तो हम एंट्री अलाउ नहीं कर रहे. इसी तरह फ्लेमेबल गैसेस अगर एट और अबव 10% लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट LEL है तो तब भी हम एंट्री की परमिशन नहीं देते. इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज एट और अबव 1000 ppm, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 1000 ppm से ज्यादा है तब भी, या 1000 ppm है इवन, तब भी हम एंट्री अलाउ नहीं करते. इसी तरह H2S है इज एट और अबव 100 ppm. अब ये जो 100 ppm है ये IDLH वैल्यू भी है H2S. तो अदर टॉक्सिक गैसेस आर अबव देयर IDLH लेवल. तो ये फर्दर आप अपनी स्टडी में लेके आ सकते हैं. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप अलाउ कर रहे हैं किसी बंदे को मतलब कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ये मिनिमम पीपीज हैं जो जहन में आपको रखने पड़ेंगे कि सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus, सप्लाइड एयर ब्रीथिंग apparatus. अगर आप देखें तो ये सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus है जो कि आप शोल्डर पे पहन सकते हैं, और इसके बड़े सिंपल स्टेप्स हैं कि हाउ टू वेयर इट. दैट्स ऑल वी विल डिस्कस इंशाल्लाह. सप्लाइड एयर ब्रीथिंग apparatus है कि साबा वी कॉल इट कि रेगुलर अगर मतलब काम करने हैं तो फिर हमें जो डिल्यूटेड एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो भी रेगुलर चाहिए. नो, माय क्वेश्चन इज डू यू हैव SCBA विद इन योर कंपनी और एट योर साइट? Yes, please. Do you have SCB at your site or within your company anywhere?
Hello? Can you unmute yourself? Yes, Bilal sir. No, sir, we don't really have. I'm not working anywhere, so sir, I don't know what to answer, but no, no, sir, I've never seen one. Okay, okay. But you know, if you just reevaluate like last 2 years project, and if you believe there were some projects directly linked to the confined spaces, then I would recommend at least one should be available. No, sir, I've never worked anywhere, sir. Sorry. Actually, I'm actually very new at this, so Okay. I haven't really worked at a construction site for a very long time. Okay, no problem. But anyway, according to the toxic conditions or whatever the conditions are evaluated after some joint set inspections or hazard analysis and all that, accordingly we decide what PPs are required, and that should also be part of our CSE program or CSE plan, like supplied air breathing apparatus or supplied self-contained breathing apparatus or air purifying cartridge respirator, coverall, FRC, fire resistant clothing, safety helmet, eye and face protection, hearing protection, safety shoes or boots, gloves, full body harness or lanyard for rescue. So, because slip, slips and fall is a common workplace hazard, along with safety and health hazards, and including some of the unfortunately unexpected hazards is also there, which sometimes we are unable to calculate. Like we call it simultaneous operations when two things are happening. Like one is doing welding, the other one is doing painting. So both scientists have to realize that what can go wrong. So sometimes we don't focus what is going on in our neighbor areas or neighbor places or side by. So that or maybe some typical processes are going on which we ignored the impact to each other. Like I gave you an example. One is doing welding and the other one is doing painting. So something is going from the both process in the air, and a time will come there is a chance of fire or explosion, right? तो इस वजह से बड़ा जरूरी है कि हम सिमल्टेनियस जो भी ऑपरेशंस हैं उनको भी डीपली उनकी भी रिस्क असेसमेंट करें और हैजर्ड एनालिसिस डीप एच पे हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंट्रोल्स अक्सर इंडस्ट्री कंट्रोल्स में मतलब फेलियर में जा रही है स्पेशली जो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं जो पीपीज हैं वो तो ज्यादातर हमें नजर आ रहे हैं लेकिन जो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं वहां पे कहीं ना कोई गैप रह जाता है. And that is why, sometimes technically we can claim this is another reason of accidents. जैसे, let's take an example of, you have any idea of shelf life? Any one of you, please? What is shelf life? Consider you have purchased some pipeline, you have purchased some pipes, and the shelf life or the expiry date is claimed 20 years. Now you brought those pipes, coating is done, but unfortunately because of H2S and some other toxic gases, वो जो 20 years के पाइप हैं वो 5 साल में खराब हो गए. The shelf life is not maintained or not achieved through the effective safety management system. So do you think the shareholders or the investors, they will give money again because they gave money for next 20 years and now the assets are expired in 5 years or damaged because of poor safety management system? So that is why sometimes businesses are being closed, shareholders are fighting each other, investors are running away from the businesses. That is why this safety system is not only for fulfilling the requirements of your clients, it's your business continuity requirement. If you really want to achieve sustainable business growth, truly you have to follow an effective safety management system. और इसी वजह से Aramco का जो प्री क्वालिफिकेशन सिस्टम है, अगर आपने डायरेक्ट Aramco बिडिंग में जाना है
तो वो इसीलिए आपका प्री क्वालिफिकेशन जो सिस्टम है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको ऑडिट करते हैं, वैल्यूट करते हैं, फिर आपको बिडिंग की परमिशन मिल रही होती है, इवन दो कि आपके पास अरामको वेंडर कोड ऑलरेडी है, सारा कुछ आप मतलब कर रहे हैं, लेकिन आपको बिडिंग की परमिशन डायरेक्ट नहीं दी जा रही अनटिल कि आपका जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, विच इज काइंड ऑफ अ प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जब तक कि उसे ऑडिट ना कर लिया जाए. तो डू यू हैव डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स विद सऊदी अरामको? Does your company have any direct project with Saudi Aramco? Yes, please. No, sir. Okay. So might be your leadership is not interested, or maybe you better getting contract as a subcon or for major contractors of Aramco, whatever. But if you really want to go directly to achieve some projects and get some projects from Saudi Aramco, then your pre-qualification like safety management system need to be evaluated, audited, and approved by Saudi Aramco. Then they will allow you, inshallah, or POB issue kar denge, you know, and you can. This is how we sometimes supporting to the industries. Okay, guys, we can have 10 more minutes break, and then the last 30 minutes, inshallah, we'll wrap up the session. I'm just sharing the concrete practical knowledge instead of because I'll be sharing the presentation also, just to keep your knowledge refreshed anytime in future. So after 10 minutes with the same link, you can read. Okay. Thank you very much.